हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुष्यमित्र शुंग के विषय में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि शुंग कौन थे, शुंगों की उत्पत्ति और विकास के बारे में आपको हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आज हम इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट और मतलब पुष्यमित्र शुंग के विषय में पढ़ेंगे। और दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग में आज हम उसके उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। आज हम दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट पुष्यमित्र शुंग के विषय पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर हम दोस्तों बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग था यह इसका संबंध ब्राह्मण वंश से था। और यह दोस्तों मौर्योत्तर काल से संबंधित है। जब दोस्तों मौर्यों का शासनकाल बीत जाता है, उसके बाद भारत में मौर्य वंश के बाद शुंगों का आगमन होता है। और जब दोस्तों मगध की गद्दी में शुंगों का आगमन होता है, तो उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल, मतलब कि मौर्यों के बाद के काल को बोलते हैं मौर्योत्तर काल। तो अगर हम दोस्तों पुष्यमित्र शुंग की बात करें, तो पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मण था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का जो शासनकाल था वो 187 बीसी से 151 बीसी तक इसका राज्यकाल रहता है। और इसने दोस्तों लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था। तो एग्जाम में अक्सर पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजकाल के दौरान 36 वर्षों तक इसने शासन किया था। और अगर दोस्तों बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो था, यह शुंग वंश का संस्थापक था। और दोस्तों यह मौर्यों के काल पर सेनापति था। तो हमने यहाँ पर दोस्तों बात किया कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने और दोस्तों मगध की गद्दी पर 36 वर्षों तक शासन किया था। और दोस्तों इसको अगर हम कहें तो पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक था। और दोस्तों यह मौर्यों की सेना में सेनापति था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के काल की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के काल की कौन-कौन सी घटनाएँ घटित होती हैं, इसके विषय में हम बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी राजा को जानने के लिए, आपको उस राजवंश को जानने के लिए सबसे पहले आपको यह बात जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि आखिर उस राजा के राजकाल में कौन-कौन सी घटनाएँ हुई थी, उसका इतिहास क्या रहा है, उसका भूगोल क्या रहा है, उसने कौन-कौन से आक्रमण किए, उसके टाइम पर कौन से विदेशी आक्रमण हुए, उसने कौन-कौन सी धार्मिक नीति अपनाई, उसके राज की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी, उसके राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आपको अगर किसी भी राजतंत्र के बारे में जानना, किसी भी शासन के बारे में जानना है, तो आपको ये बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप उस राजा को जानने के पहले आप दोस्तों यह जानिए कि उस राजा का जीवन कैसा है, उसका राजनैतिक एकीकरण कैसा है, उसने कौन-कौन से संघर्ष किए हैं। तो आप अगर यह बात जान जाते हैं तो आप उस वंश के बारे में, उस राजा के बारे में आपको ये कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम अगर पुष्यमित्र शुंग की घटनाओं के बारे में बात करें कि अगर इसके दोस्तों राजकाल के दौरान पर कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे इसके इसके प्रारंभिक जीवन की, आखिर इसका जो जीवन कैसा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे राजनैतिक एकीकरण की। उसके बाद हम बात करेंगे विदर्भ से संघर्ष कि इसके काल में दोस्तों विदर्भ से इसका संघर्ष होता है। इसी के काल में यवनों का आक्रमण होता है। इसने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में जानेंगे। इसकी धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हम जो है ये है इस वीडियो में और पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये सब जानने वाले हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अब उस राजा के प्रारंभिक जीवन की। दोस्तों हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें कि पुष्यमित्र शुंग का प्रारंभिक जीवन कैसा था, तो अगर हम दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के प्रारंभिक जीवन की बात करें, तो दोस्तों यह प्रारंभ से ही ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था। इसका जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण वंश में हुआ था और मौर्यों की सेना में ये सेनापति था। और अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके यह राजा बनता है। तो दोस्तों अगर हम इसके जीवन की बात करें, तो जो पुष्यमित्र शुंग था वो जाति से ब्राह्मण था और यह मौर्यों की सेना में सेनापति की नौकरी करता था। और जब ये सेनापति की नौकरी करता था, तो ये दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट बृहस्पति की हत्या कर देता है और भारत में शुंग वंश की स्थापना करता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं
राजनैतिक एकीकरण की। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर शुंग वंश का और पुष्यमित्र शुंग के टाइम का राजनैतिक एकीकरण कैसा था, इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो मौर्यों ने सत्ता स्थापित किया था, क्योंकि मौर्यों के बाद शुंगों का आगमन होता है, तो यह बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो सत्ता मौर्यों ने हासिल किया था, जो साम्राज्य मौर्य वंश के शासकों ने फैलाया था, तो दोस्तों वो पुष्यमित्र शुंग को एक प्रकार से अपनी सत्तारूढ़ के लिए धरोहर के रूप में मिला था। मतलब कि जो राजा अपने राज्य का विस्तार किया था, उस विस्तार का पूरा स्वरूप पुष्यमित्र शुंग को प्राप्त हुआ था। तो अब दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग का काम है कि वह दोस्तों साम्राज्य को बनाए रखे, वह साम्राज्य को बिखरने ना दे, और वह साम्राज्य को पूरी तरह से एक प्रकार से उस साम्राज्य का एकीकरण करे, उसको कभी बिखरने ना दे। तो जो मौर्यों ने सत्ता स्थापित किया था, चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चाहे वो बिंदुसार हों, चाहे अशोक हों, चाहे बृहदत्त हों, तो इन चारों ने जो मौर्य सत्ता को, साम्राज्य को स्थापित किया था, और दूर-दूर तक सारे देश-विदेश के राजाओं को जीत करके जो इन्होंने सत्ता को स्थापित किया था। तो जब जब दोस्तों इसके बाद उस साम्राज्य को खोने नहीं दिया और आगे बढ़ाया, तो जो सत्ता मौर्यों से शुंगों को प्राप्त होती है, तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग की खासियत ये थी कि उसने उस साम्राज्य को कभी खोने नहीं दिया, कभी कम नहीं होने दिया, बल्कि उसको उसने एक प्रकार से उसका एकीकरण किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो अगर हम पुष्यमित्र शुंग की दोस्तों बात करें, तो एक प्रकार से इसको मौर्यों के काल में जो सत्ता इसको धरोहर के रूप में प्राप्त हुई थी, तो इसने कभी उसको कम नहीं होने नहीं दिया। तो यह एक प्रकार से दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत में यवनों का आक्रमण। इसी पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर भारत में यवनों का आक्रमण होता है, जो कि एक दोस्तों महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण होता है। तो अगर हम दोस्तों बात करें कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे सबसे बड़ी घटना थी कि इस समय यवनों का आक्रमण होता है, और दोस्तों भारत की यवन आक्रमण से दोस्तों भारत की रक्षा करता है। तो जैसे ही पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर भारत में यवनों का आक्रमण होता है, तो दोस्तों यह भारत को यवनों के आक्रमण से बचाता है, और उसके साथ-साथ यह भारत की यवनों के आक्रमण से रक्षा करता है। तो अगर हम दोस्तों पुष्यमित्र शुंग की बात करें, तो ये एक प्रकार से दोस्तों इसके शासनकाल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि इसके समय पर यवनों का आक्रमण हुआ था, जो कि दोस्तों भारत का पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। अगर हम दोस्तों बात करें कि यवनों के आक्रमणों का जो विवरण मिलता है, वो मिलता है दोस्तों महाभाष्य की पतंजलि में और मालविकाग्निमित्रम के कालिदास में। तो जो भी महाभाष्य पुस्तक लिखी पतंजलि में, तो उसमें विवरण मिलता है यवनों के आक्रमणों का, और मालविकाग्निमित्रम में दोस्तों विवरण मिलता है किसका? कालिदास की जो किताब है, उसमें भी ये दोस्तों मालूम पड़ता है कि भारत में पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर यवनों का आक्रमण हुआ था। इसमें से दोस्तों जो आक्रमण हुआ था, जो यवनों का जो दोस्त नेता था, उसका नाम मेनांडर था। तो मेनांडर के संरक्षण में भारत में यवनों का आक्रमण हुआ था, और दोस्तों भारत में जो यवनों का आक्रमण हुआ था, 2 बार हुआ था, और दोनों बार दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर हुआ था, और दोनों बार इनको पराजय हाथ लगी थी। तो जब भी 2 बार आक्रमण यवन करते हैं, तो उस समय भारत में पुष्यमित्र शुंग का शासन होता है, और ये दोनों बार दोस्तों इनको पराजय हाथ लगती है। तो इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है कि इसने भारत से यवनों को खदेड़ा था, और भारत से यवनों से इनकी रक्षा किया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि इसी उपलक्ष्य पर जो पुष्यमित्र शुंग होता है, वो दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। कौन से? दोस्तों इसने पहला करवाया था जब यह मगध का राजा बनता है, तब इसने पहला अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसने दूसरा करवाया था जब दोस्तों यह यवनों पर विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसने जो है अपने राज्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाई थी। कौन-कौन से दोस्तों करवाए थे कि जब यह दोस्तों मगध का शासक बनता है तब करवाता है, और जब यह यवनों पर विजय प्राप्त करता है तब करवाता है। तो दोस्तों पूरे भारतीय इतिहास में 2 बार इसने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? तो इसका जो प्रमाण मिलता है, वो मिलता है दोस्तों अयोध्या अभिलेख से, और जो अयोध्या अभिलेख है, वो किसका? धनदेव का है। तो इसका प्रमाण हमको धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और दोस्तों इसको करवाया किसने था? तो इसके जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने जिनकी पुस्तक का नाम महाभाष्य है, तो इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ को करवाया था।
दोस्तों ये जो पतंजलि थे, ये मतलब पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विदर्भ से संघर्ष से। इसके दोस्तों राजकाल की जो तीसरी घटना होती है, वो होती है दोस्तों विदर्भ से संघर्ष से। इसके निकटवर्ती एक राज्य था, वो दोस्तों मौर्य काल में तो मौर्य काल के शासकों के अधीन था। जैसे ही मौर्य काल का विघटन होता है और शुंग वंश का आगमन होता है, तो जो भी विदर्भ का राजा था, वह अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेता है। क्योंकि जब तक भारत में मौर्यों का शासन था, तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि उस समय भारत नहीं, भारत एक अखंड भारत था। उसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य और साम्राज्य आते थे। लेकिन जैसे ही भारत में मौर्यों का शासन का अंत होता है, मौर्यों का पतन होता है, वैसे ही जो छोटे-छोटे राज्य थे, वह अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेते हैं, अपने आप को दोस्तों एक प्रकार से स्वाधीन घोषित कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही शुंगों का और मगध की गद्दी पर आगमन होता है, जैसे ही शुंग मगध की गद्दी पर बैठते हैं, वैसे ही एक राज्य विदर्भ होता है, जिससे उसका संघर्ष होता है। उस समय दोस्तों विदर्भ के जो राजा थे, उनका नाम था यज्ञसेन, और मगध के जो राजा थे, उनका नाम था पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच संघर्ष होता है, और इसमें पुष्यमित्र की विजयी होती है और जो यज्ञसेन की पराजय होती है। इसका जो दोस्तों तो विवरण मिलता है, वो मिलता है मालविकाग्निमित्रम में, और जो मालविकाग्निमित्रम है, वो किसकी, कालिदास की है। तो पूरे युद्ध का वर्णन किसमें मिला है? पूरे युद्ध का जो वर्णन मिला है, वो कालिदास की मालविकाग्निमित्रम में मिला है। और दोस्तों इसने लास्ट में इसकी दोस्तों क्या कर लिया था, तो इसने लास्ट में जो यज्ञसेन ने, तो यज्ञसेन ने लास्ट में पुष्यमित्र शुंग की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से इसका विदर्भ के साथ संघर्ष होता है, और जब इसके का दोस्तों संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष में जो पुष्यमित्र शुंग होता है, वो विजयी हो जाता है, और जो दोस्तों विदर्भ का राजा यज्ञसेन होता है, उसकी पराजय हो जाती है, और यह उसकी और अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद हम इस दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की। हम दोस्तों बात करेंगे कि जो पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य विस्तार कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर दोस्तों इसकी राजधानी की बात करें, तो इसने अपनी 2 राजधानी बनाई थी। इसकी दोस्तों पहली थी पाटलिपुत्र और दूसरी थी बिदसा, और दोस्तों बिदसा के जो राज्यपाल था, वो था इसका पुत्र अग्निमित्र था। दोस्तों अगर हम इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें, तो इसका जो साम्राज्य था, वो दोस्तों उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बरार तक था, और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में मगध तक था। तो इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य विस्तार था। और अगर और हम अगर दोस्तों राज्यों की बात करें, तो आज अगर हम दोस्तों राज्यों की बात करें, तो आज बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन पूरे राज्यों में और दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का शासन था। तो इस प्रकार से इसका पार था, इसने अपने साम्राज्य का दोस्तों जो विस्तार किया था, वो एक प्रकार से मगध के जैसा ही किया था। जैसे साम्राज्य का विस्तार मौर्य वंश के शासकों ने किया था, वैसे ही दोस्तों साम्राज्य को एक प्रकार से पकड़ मजबूत किया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। उसने कभी भी राज्य को खोने नहीं दिया। उसने जैसे ही राजा बनता है, उसने अपने राज्य का एकीकरण किया था, एक प्रकार से उसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति के बारे में। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धार्मिक नीति की। अब हाँ, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति कैसी थी। दोस्तों इसके राजकाल के दौरान पर इसकी किस प्रकार से धार्मिक नीति थी, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम धार्मिक नीति की बात करें, तो पुष्यमित्र शुंग कुल से ब्राह्मण जाति का था। मौर्य काल में भेदभाव की वजह से सेनापति बन जाता है। दोस्तों ब्राह्मणों को काम होता है यज्ञ करवाना, मतलब वेद पढ़ना, और एक प्रकार से ज्ञान देना। लेकिन क्या होता है, जैसे मौर्य काल में किस प्रकार से दोस्तों वैदिक वैदिक धर्म दोस्तों जो होता है, वो एक गर्त में पहुंच जाता है। तो वहां पर धार्मिक नीति की बहुत ज़्यादा अवहेलना होती है, और एक प्रकार से पुष्यमित्र शुंग जो होता है, वो दोस्तों धार्मिक नीति में न अलग करके मौर्यकालीन सेना में नौकरी ज्वाइन कर लेता है, और यह मौर्यकालीन सेना का सेनापति बन जाता है। एक प्रकार से इसने पुरोहित और ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके इसने दोस्तों सेनापति बन जाता है, और यह लास्ट में दोस्तों सुसेनापति रहते हुए मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता है। और जैसे ही यह मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता है, और यह एक प्रकार से भारत में शुंग वंश की स्थापना करता है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें कि मौर्य वंश में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और शुंग वंश में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी,
दोस्तों जो मौर्यकालीन धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और शुंग वंश की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था। क्या हुआ था? तो मौर्य काल में क्या हुआ था? मौर्य काल में बौद्ध धर्म का उत्थान होता है, लेकिन दोस्तों जो शुंग काल जब आता है तो शुंग काल में वैदिक धर्म का उत्थान होता है। दोस्तों यहाँ पर वैदिक धर्म को संरक्षण नहीं मिलता है और दोस्तों इसमें जो अशोक होता है, अशोक ने पशु बलि, हवन, पूजा और यज्ञ पर एक प्रकार से राज्य में कम करवा दिया था, राज्य में प्रतिबंध लगवा दिया था। तो अगर हम दोस्तों मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश में क्या होता है कि मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। क्योंकि जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो धर्म को अपनाते हैं, जो बिंदुसार होते हैं वो अजीबक संप्रदाय को अपनाते हैं और जो अशोक होते हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस समय दोस्तों एक प्रकार से बौद्ध धर्म का इतना ज़्यादा उत्थान हो जाता है कि जो वैदिक धर्म होता है वो ऑटोमेटिक गर्त में पहुँच जाता है। हिंदू धर्म जो होता है वो ऑटोमेटिक गर्त में पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही शुंग काल में दोस्तों पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं तो सबसे पहले वैदिक धर्म का उत्थान करते हैं और वैदिक धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। जो भी वैदिक धर्म में पशु बलि थी, हवन थे, पूजा थे और यज्ञ होते थे, उनको इसने पुनः चालू करवा दिया था। मतलब पशु बलि की होती थी, हवन होते थे, पूजा होती थी और यज्ञ होती थी। इसने अपने राज्य में दोबारा से चालू करवा दिया था और बौद्ध धर्म को इस समय बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई जाती है। ऐसा दोस्तों बौद्ध धर्म के जो 2 ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है, किए जाते हैं। इसमें अगर हम दोस्तों बात करें कि इसका जो एक दोस्तों मतलब ग्रंथ है उसका नाम है दिव्यावदान। ये दिव्यावदान जो है बौद्ध ग्रंथ है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि इस समय बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया गया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएँ करवाई गईं। इसमें कहा गया है कि जो जो भी उस समय के बौद्ध विहार थे उनको नष्ट करवाया गया। जो भी बौद्ध भिक्षु थे उनकी बहुत मात्रा में हत्याएँ की गईं। लेकिन एक दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है महावंश। इसमें कहा गया है कि सांची स्तूप और भरत स्तूप का दोस्तों पुनर्निर्माण करवाया गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। दोस्तों ये दिव्यावदान भी बौद्ध ग्रंथ है और यहाँ पर महावंश भी बौद्ध ग्रंथ है। लेकिन दोनों में अलग-अलग प्रकार से बताया गया है। एक में बात की गई है कि शुंग वंश के शासकों ने शुंग वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म पर काफ़ी अत्याचार किए थे और दूसरे ग्रंथ में कहा गया है कि शुंग वंश के शासकों ने मौर्यकालीन जो स्मारक थे, जो स्तूप थे, तो उनका पुनर्निर्माण करवाया था। तो एक प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही अपने आप में सही है। दोस्तों कुछ स्थानों पर शुंग वंश के शासकों ने अत्याचार भी किए होंगे, लेकिन तो दोस्तों उन्होंने कुछ शासकों ने जो भी शुंग वंश के कुछ भी शासक आए होंगे और उन्होंने दोस्तों एक न एक प्रकार से यहाँ पर कुछ भी अच्छे कार्यों को भी किया होगा। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि शुंग काल में क्या होता है कि शुंग काल में सांची स्तूप जो कि दोस्तों और रायसेन मध्य प्रदेश में है और भरत स्तूप जो सतना में और दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो इस समय क्या होता है कि शुंग काल में सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और जो भरत स्तूप है यह दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इनकी जो वेदिकाएँ होती हैं उनका दोस्तों पुनर्निर्माण करवाया गया था। इनकी जो वेदिकाएँ होती हैं तो इन्होंने वेदिकाओं का पुनर्निर्माण करवाया था। ऐसा दोस्तों महावंश में कहा गया है और महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है। तो महावंश के बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों कहा गया है कि शुंग काल में भी बौद्ध काल के जो स्मारक थे, स्तूप थे, तो उनका भी एक प्रकार से पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसमें कहा गया है कि जो पुष्यमित्र है, वो दोस्तों बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। वह अगर बौद्ध धर्म का विरोधी होता तो कभी भी वह सांची के स्तूप का और यहाँ पर दोस्तों भरत स्तूप का पुनर्निर्माण नहीं करवाता। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन-कौन से थे। हमने यहाँ पर दोस्तों अब कंप्लीट समझ लिया कि उसकी धार्मिक नीति कैसी थी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसने कौन-कौन से काम किए हैं, उसके समय कौन-कौन से आक्रमण हुए हैं। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन-कौन से थे। मतलब पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी की बात करें तो दोस्तों इसके उत्तराधिकारी में आता है अग्निमित्र। कौन सबसे पहले इसके उत्तराधिकारी में आता है अग्निमित्र। तो मित्र ने 8 वर्षों तक राज्य किया था और यह दोस्तों एक प्रकार से भोग विलासी था। और अगर हम दोस्तों बात करें तो अग्निमित्र और इसकी दोस्तों प्रेमिका थी मालविका। दोनों के बीच दोस्तों प्रेम प्रसंग चल रहा था
और इन्हीं के प्रेम प्रसंग को देखते हुए दोस्तों कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है। कालिदास की पुस्तक का नाम है मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास ने लिखी है। यह दोस्तों मालविकाग्निमित्रम जो लिखी है, यह अग्निमित्र और मालविका के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों इसके जो अगले शासक बनते हैं और उनका नाम होता है वसुमित्र। दोस्तों वसुमित्र बहुत ही बहादुर राजा थे, शुंग काल के बहुत ही बहादुर राजा थे और इन्होंने 7 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों इन्होंने 7 वर्षों तक शासन किया था और इसने राजा बनने के पहले यवनों को हराया था। जब वसुमित्र राजा नहीं बना था तो उस समय पर क्या होता है कि उस समय पर यवनों से इसकी मुठभेड़ हो जाती है और जैसे ही इसकी यवनों से मुठभेड़ होती है तो इसने दोस्तों यवनों को राजा बनने के पहले ही हरा दिया था। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कौन था, तो यह दोस्तों एक बहादुर राजा था। इसके बाद दोस्तों आते भागवत, कौन से भागवत राजा आते हैं, तो हाँ, इसके बाद दोस्तों भागवत आते हैं। भागवत ये शुंग वंश के 9वें राजा थे और इन्होंने कुल मिलाकर के 32 वर्षों तक दोस्तों इन्होंने शासन किया था। तो भागवत ने 32 वर्षों तक शासन किया था और यह दोस्तों पुष्यमित्र के बाद सबसे पराक्रमी राजा माने जाते हैं। दोस्तों शुंग काल में सबसे बहादुर, सबसे पराक्रमी राजा थे पुष्यमित्र शुंग और उनके बाद अगर हम दोस्तों नाम लें तो उनके बाद जो नंबर आता है वो आता है भागवत का, क्योंकि दोस्तों भागवत ने 32 वर्षों तक शासन किया था और अपने 32 वर्षों के शासन के दौरान इनके शासन में कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इनके दरबार में एक यूनानी शासक था, उसका नाम था दोस्तों एंटिकार्डलिस और एंटिकार्डलिस का एक राजदूत था, उसका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस इनके शासनकाल में आता है, इनके राज्य में आता है, कहाँ पर आता है दोस्तों? बिदसा में आता है। और बिदसा में यह दोस्तों गरुड़ स्तंभ का निर्माण करता है और इसने बिदसा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया और दोस्तों गरुड़ स्तंभ का निर्माण करने के साथ-साथ इसने भारत में भागवत धर्म को स्वीकार किया और भागवत धर्म का इसने खूब प्रचार प्रसार किया। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि दोस्तों जो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति की जो हत्या कर दी जाती है, तो देवभूति की हत्या वसुदेव द्वारा कर दी जाती है। जो वसुदेव होता है तो वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर देता है और यह दोस्तों भारत में कर्ण वंश की शुरुआत करता है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर शुंग वंश के बाद कर्ण वंश की बात करेंगे और दोस्तों यहाँ पर कर्ण वंश की बात करने के पहले हम दोस्तों भारत में यवनों के आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा दोस्तों इसके बाद का वीडियो होगा भारत में यवनों का आक्रमण। हम दोस्तों बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से यवनों ने आक्रमण किया, उसके बाद हम दोस्तों कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।